बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। आज बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। आज एतवार का दिन है और सोशल मीडिया पर इसकी खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जो है वो हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जबकि हमारे पार्लियामेंट की जो अभी तहलील हो चुकी है, अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर चुकी है, मगर इस मुद्दत पूरी होने के बाद जो है कुछ ऐसे एक्ट जो है वो पास हुए जिसको सदर की तस्दीक के बाद बताया गया है कि वो अब कानून का हिस्सा बन चुके हैं। मगर आज सदर साहब ने, जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सदर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो और आर्मी तरमीमी बिल जो था 2023 का, उस पर दस्तखत कर दिए हैं और हमारे कानून का हिस्सा बन चुका है। उसके हवाले से मैं जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप मेरे ऊपर जो है वो कॉर्नर में उसका लिंक देख रहे होंगे। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और सदर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में जो दस्तखत किए हैं, उस हवाले से उन्होंने सापहर एक ऐसा ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि मैंने उस हवाले से जो है इस चीज के डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने कोई दस्तखत नहीं किए। उस हवाले से जो ट्वीट किया है उसको देखते हैं। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, ये सदर आरिफ अलवी साहब का ट्वीट पढ़ रहा हूं मैं, कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट तरमीमी बिल 2023, पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखतशुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने कई बार तस्दीक की, आया कि वो वापस जा चुके हैं, तो मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया है। अल्लाह जानता है कि वो इंशाल्लाह मुझे माफ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से भी माफी मांगता हूं जो इससे मुतासर होंगे। इस ट्वीट में उन्होंने वो तमाम चीजें बता दी कि मैंने उस हवाले से कोई भी जो है वो दस्तखत नहीं किए। और मीडिया पर ये बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, जी सदर साहब ने अगर दस्तखत नहीं किए तो ये कानून का हिस्सा कैसे बन गया। अगर उनको मैं याद दिलाता चलूं कि हुकूमती मामलात जो होते हैं, अगर कानून कोई बनता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसका प्रोसीजर बता दूं कि सबसे पहले जब कानून बनता है या उसमें कोई अमेंडमेंट की जाती है या उस कानून में कोई रद्दोबदल की जाती है, आम अल्फाज में आपको मैं समझा रहा हूं, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में वो कानून बनता है, उसको पेश किया जाता है, पार्लियामेंट उसकी तस्दीक करती है, उसको पास करती है, फिर वो सेनेट के पास जाता है, सेनेट जी है उसको उसकी तस्दीक करती है। उसके बाद जो है वो सेनेट और पार्लियामेंट के तस्दीक होने के बाद, अक्सरियती राय से मंजूर होने के बाद जो है वो सदर के पास जाता है। सदर जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला करना होता है। अगर वो उस पर दस्तखत कर देता है तो दस्तखत करने के 10 दिन के अंदर अंदर वो दस्तखत कर देता है तो वो कानून का हिस्सा बन जाता है। अगर उसको इस हवाले से कोई इख्तलाफ होता है तो वो वापस जो है दोबारा फिर ज्वाइंट सेशन के लिए उसको भेज देता है अपनी राय देने के बाद। तो इस हवाले से क्योंकि उन्होंने 10 दिन के अंदर वापस नहीं भेजा और जो कानून है उसके मुताबिक जो है, क्योंकि अब कौमी असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी है, ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता, लिहाजा वो कानून का ऑटोमेटिकली हिस्सा बन गया है। क्योंकि उन्होंने जो इस ट्वीट से नजर आ रहा है कि उनके जो अमला था उसने उस एक्ट को जो है वो वापस नहीं भेजा, वो वहां पर मौजूद रहा। 10 दिन से ज्यादा टाइम गुजर गया, अब वो कानून का हिस्सा बन चुका है। तो इसमें दस्तखत होने ना होने का जो है वो जवाब ही पैदा नहीं होता। तो ये कानूनी बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अब ये मामला होगा क्या। अब इस मामले के हवाले से अदालत में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है वो उसके जो अमला होगा उसके मुताल्लिक कार्रवाई होगी कि उन्होंने, अगर सदर साहब ने ये ऑर्डर जारी किया था कि इसको वापस भेजे, तो उन्होंने क्यों नहीं भेजे। तो इस हवाले से क्या उन्होंने दस्तखत किए या नहीं किए, ये एक अलग मामला है। अब ये अलग डिबेट स्टार्ट हो जाएगी कि सदर साहब के ऊपर प्रेशर था या उनके अमले के ऊपर था या उन्होंने भेजा या नहीं भेजा, ये अलग बात है। मगर कानूनी तौर पर अगर 10 दिन गुजर गए हैं और उस अमले ने उसको वापस नहीं भेजा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कानून का हिस्सा होगा कानून। अब दूसरी तरफ देखें कि पीटीआई के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और इसके कुछ ऐसे अहम अरकान जो है वो आज गिरफ्तार हुए हैं। आज के दिन और कुछ कल के दिन गिरफ्तारियां जो है वो देखने को आई, जिसमें चेयरमैन तो इनके पहले ही गिरफ्तार है और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो है
वो कल रात ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये गिरफ्तारियां हुई किस कानून के तहत है? सबसे बड़ा मामला यहां पे खुलता है। इसमें बताया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा पहला जो है, बल्कि दूसरा कह सकते हैं, ये दर्ज कर लिया गया है किस पर? शाह महमूद कुरैशी और उनकी टीम पर, और जो इमरान खान की टीम है उस पूरी पे ऊपर, क्योंकि उन पर जो दफात लगाई गई है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मुकदमा जो है वो जो चलाया जा रहा है, जो जिस पर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और बहुत सारे दूसरे अफराद को गिरफ्तार किया है, कुछ को किया जा रहा है। इसमें जो है वो दफात कौन सी लगाई गई है? मदियत जो है वो मुकदमे की मदियत जो है वो सेक्रेटरी दाखिला की है। सेक्रेटरी दाखिला ने अपनी मदियत में जो केस है, जो एफआईआर दर्ज करवाई या जो मुकदमा दर्ज हुआ, वो इनकी मदियत में हुआ है। और इस ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट जो कि 1923 का है, इसकी दफा 5 और 9 ये लगाई गई और साथ पीपीसी का सेक्शन 34 लगाया गया है। 34 सेक्शन के मुताबिक अगर कोई बंदा क्राइम करता है, और क्राइम भी एक ऐसी जगह पर करता है जिसमें बहुत सारे अफराद इन्वॉल्व हों, जिस तरह एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि कोई बंदा जो है वो कोई मर्डर करने जा रहा है, ये एग्जांपल दे रहा हूं, और उसके साथ दूसरे बहुत सारे लोग हैं, मगर हर एक ने जो है वो उस प्लान में बाकायदा हिस्सा डाला है। कोई भी चीज हो सकती है, कोई क्राइम हो सकता है, सिर्फ नहीं 302 की बात नहीं कर रहा मैं, किसी किस्म का क्राइम अगर कोई बंदा करता है और उस क्राइम में बहुत सारे लोग ग्रुप की शक्ल में होते हैं और वो एक क्राइम कमिट करते हैं, उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि थप्पड़ किसने मारा था जी, इसने गोली किसने चलाई थी और जो उसको पकड़ा किसने था। जब ग्रुप की शक्ल में क्राइम होता है तो पीपीसी का सेक्शन 34 लगता है। उसके मुताबिक जो है, सेक्शन 34 के मुताबिक जो है वो तमाम बंदों को उस हिसाब से इक्वली सजाएं दी जाती हैं। ये नहीं कि ये साइफर अगर गुम हो गया है, साइफर जो है अगर गुम होता है तो सेक्शन 34 पीपीसी के मुताबिक जितने भी बंदे पकड़े जाएंगे सबको वो सजाएं जो होती हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 का बना था उसकी दफा 5 और 9 और पीपीसी के सेक्शन 34 के मुताबिक वो तमाम बंदे जो इसके गुम होने में या इसको गायब करने में शामिल होंगे उन तमाम को जो है वो सजाएं दी जाएंगी। तो ये एक कानूनी तौर पर मैंने आपको समझाया कि अगर साइफर गुम हुआ है, साइफर के मुताबिक जो है वो, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है 1923 इसके मुताबिक इनको सजाएं मिलेगी और जो जिसके मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वो सदर साहब ने कानून जो है वो पास नहीं किया, दस्तखत नहीं किए, डेज गुजर गए और अगर वो वापस नहीं गया तो वो ऑटोमेटिकली कानून का हिस्सा बन जाएगा। अब इस ये चीज का डिस्कस करने का जवाब ही पैदा नहीं होता कि मैंने दस्तखत किए या नहीं किए। दूसरी एक अहम चीज कि सदर साहब को तकरीबन 27 घंटे गुजरने के बाद याद आया कि मैंने जो है वो इस चीज के हवाले से ट्वीट करना है कि मैंने दस्तखत नहीं किए। अगर वो बिजी भी थे, मगर ये बहुत बड़ी खबर थी जो कि सोशल मीडिया में मैंने खुद भी सुनी और भी लोगों ने सुनी होगी, इतने ज्यादा व्यूज आए हुए थे, मगर इस हवाले से मैंने बकायदा की वीडियो भी बनाई। तो इस हवाले से अगर बताया जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो था, अगर इसमें तरमीमी बिल पेश किया गया था 2023 का, तो सदर साहब को पता चलना चाहिए था। अगर चल गया था तो फौरन ट्वीट कर देना चाहिए था, मगर 27 घंटे बाद इसमें जो है वो एक चीज सामने आती है कि इतना डिले क्यों किया गया। ये भी कई सवाल पैदा होते हैं कि डिले क्यों किया गया, 27 घंटे का जो है वो टाइम ड्यूरेशन क्यों दिया गया, फौरन इसकी तरदीद क्यों नहीं कही। और जो भी बात है, अब ये बात जो मामला जो है वो अदालत की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आज के लिए इतना ही। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।